दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं। एटलीस्ट ये सारे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट आपके पास ये कैटेगरी भी होनी चाहिए। साथ ही साथ इस तरीके के कुछ बढ़िया म्यूचुअल फंड्स भी होने ही चाहिए पोर्टफोलियो में, तभी मज़ा भी आता है क्योंकि रिटर्न भी अच्छा देखने को मिलता है। पर एक चीज़ आपको मेरे मित्रों हमेशा पता होनी चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो रिटर्न है वो काफ़ी धीरे धीरे से मिलता है, बहुत बहुत एकदम से नहीं मिलता है तेज़ी से। और जनरली स्टॉक मार्केट में लोग आते ही इसलिए हैं ताकि उन्हें बहुत तेज़ी से रिटर्न चाहिए होता है। ये चूंकि एक मिथ है, ये एक मिथ है। तो इस मिथ से आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि धीरे धीरे ही पैसा बनता है, चाहे वो कहीं बने, चाहे वो जॉब करके आप लेके आओ, चाहे वो बिजनेस करके लेके आओ, या फिर आप स्टॉक मार्केट में हो। तो मेरे मित्रों, लोग कहते हैं यार राकेश झुंझुनवाला अरबपति है, राकेश झुंझुनवाला ने बड़ा पैसा बनाया, राधा कृष्ण दमानी साहब ने बड़ा पैसा बनाया, पूरिन जो वेलियाथ ने अच्छा पैसा बनाया, इवन डॉली खन्ना का भी बहुत सारा नाम आता है, या आशीष कचौलिया साहब को देख लो, उन्होंने भी काफ़ी पैसा बनाया। पर मेरे मित्रों, उन्होंने एक दिन में पैसा नहीं बनाया, जो कि हर बंदा आज की डेट पे बोलता है कि स्टॉक मार्केट कोई आसान है क्या। अगर इतना ही आसान होता तो यार ये भारत में यार हर कोई इंसान अरबपति होता आज की डेट पे। स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, पैसा वही बना के लेके जाएगा जिसके हाथ में पेशेंस होगा। अब जबकि मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो एटलीस्ट अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम आपका नजरिया 25 से 30 साल का जरूर होना चाहिए। इसीलिए आपसे फंड मैनेजर भी कहता है कि यार कम से कम 5 साल तो रुको, एटलीस्ट 5 साल तो रुको। पर मेरा मानना है 25-30 साल। अगर आप एक छोटी सी एसआईपी भी करते हो, या 500 रुपए की हो या 1000 रुपए की हो, क्योंकि देखिए आज क्या है, अगर किसी बंदे का जो एयूएम है, उसका जॉब है 3 लाख रुपए का सपोज दैट, और वो 1000 रुपए महीना बचा पाता है, ठीक, अगर वो 1000 रुपए महीना बचा पाता है तो क्या है यार, उसको चाहिए 1 करोड़। ठीक, अगर किसी बंदे का 30 लाख है तो वो 10,000 रुपए महीना बचा पाता है तो उसे चाहिए 10 करोड़। ठीक, तो एक्सपेक्टेशन और डिमांड आपको तभी मिलेगी, दोनों जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो तभी मिलेगा आपको जब एटलीस्ट आप 25 से 30 साल स्टॉक मार्केट के अंदर दे दोगे, चाहे वो डायरेक्ट स्टॉक के नाम पे, चाहे वो इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड्स के नाम पे। आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, काफी बार मैं ऑलरेडी ला चुका था इस म्यूचुअल फंड को, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हर शेयर्स के रिजल्ट्स आते हैं। तो इसी के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स को भी देखना होता है। तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और केवल आपको हर क्वार्टर में आसानी के साथ साथ में वीडियो के माध्यम से मैं म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू लेकर के आता रहता हूं। एनएवी देखो इसकी, 125 रुपए का एनएवी है। केवल एक महीने में इस म्यूचुअल फंड ने 3.5% का रिटर्न दिया है, जो कि कहीं ना कहीं लगता है बहुत तगड़ा है भाई। मैक्सिमम रिटर्न की बात करूंगा तो 24% का सीएजीआर दिया है, 5 साल में बात करूंगा तो 15% का सीएजीआर है, 3 साल में बात करेंगे तो 37% का सीएजीआर है, एंड 1 साल में बात करेंगे तो 6.97% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट में केवल यही एक डिफरेंस होता है कि फिक्स डिपॉजिट में आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलता है इंटरेस्ट, और यहाँ पर आपका कंपाउंड होकर आपको जो रिटर्न है वो दिया जाता है। इंटरेस्ट बोलना तो सही नहीं रहता है, एक्चुअल में ये यहाँ टर्म होता है रिटर्न। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम 24% का सीएजीआर कितने साल में आया है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का क्यूरियोसिटी रहता है ये। तो देखिए ऑलमोस्ट 10 साल ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को दे चुका है। आउट ऑफ 5 4 स्टार इसको रेट किया है। तो भाई सीकेडी जी ये बताओ 5 आउट ऑफ 5 किस म्यूचुअल फंड को स्टार दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सिस स्मॉल कैप को 5 आउट ऑफ 5 दे दिया गया है। ठीक है, रेट तो घटता घटता बढ़ता रहता है। आर श्रीनिवासन साहब आपके फंड को मैनेज करते हैं। अगर आपका इस म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा है तो आर श्रीनिवासन जी हैं, ये आपके पैसे को मैनेज करते हैं, किस शेयर्स में लगाना है, किन स्टॉक्स में लगाना है, किन सेक्टर्स में लगाना है, वो सब यही मैनेज करते हैं। ठीक है, और अगर आप चेष्टा बना रहे हैं तो देख लीजिए यही फंड मैनेजर साहब आपको आपसे एक्सपेंस को चार्ज करेंगे। तो जी हाँ, म्यूचुअल फंड आपको पता होना चाहिए मेरे मित्रों। केवल मैं यहाँ पर एक नॉलेज देने के लिए आपको आता हूँ, तो ये डिस्क्लेमर है सेबी की तरफ से बिल्कुल, और मैं मानता भी हूँ कि ये सही चीज़ है कि आपको खुद से अपना एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि मेरा पर्पस है कि एटलीस्ट आपको नॉलेज को प्रोवाइड करना। और ये भी पता होगा कि यार बड़ा टैगलाइन है ना, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं यहां पर आपके सामने चर्चा कर रहा था, और देख सकते हैं कि भाई साहब एसबीआई नाम से ट्रस्ट बनता है। जैसे ही एसबीआई का नाम आता है लोग सोचते हैं सरकारी कंपनी है,
जैसे एसबीआई का नाम आता है लोग सोचते हैं सरकारी कंपनी है ना, डाल दो पैसा, ठीक। जबकि ऐसा नहीं होता है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड है, यही बोल रहा हूँ ना, एसबीआई ने ट्रस्ट बना के रखा हुआ है। और इसके आप देखिए एसेट साइज से भी देख सकते हो। अभी मैं कह दूंगा यार कि कोई एबीसी म्यूचुअल फंड होगा उसमें डाल दो पैसा, तो यार घबराएगा आदमी। जब एसबीआई का लेकिन नाम सुन लेगा तो एक बार उसको मन बनाएगा या मूड बनाएगा। तो इस वजह से इसका एसेट साइज भी दिखता है, 15,590 करोड़ का एसेट साइज है। 0.70% का एक्सपेंस रेशियो लेते हैं ये या चार्ज करते हैं, जो कि मुझे दिखता है काफी डिसेंट है। यहाँ से 4.06% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं, जो कि ठीक है। S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने टारगेट किया है, जो कि ठीक है। अगर आपने एक साल के अंदर, इन्होंने बिल्कुल फ्लैट कर दिया है कि गुरु आज पैसा लगाओ, एक साल के अंदर अगर तुम्हारा मूड बदला तो 1% हम तुमको काट के पेमेंट कर देंगे। तो 1% आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि ऊपर साहब आपको एक मिले थे, फंड मैनेजर साहब के नाम से मैंने आपको बताया था। अगर नहीं पता है तो वीडियो थोड़ा सा पीछे खसकाओ और देख लो किन साहब के बारे में मैं बात कर रहा था। अब वो साहब आपका पैसा किन सेक्टर्स में डालेंगे, किन किन स्टॉक्स को वो टारगेट करेंगे, तो देख लीजिए। केमिकल्स में आपका सबसे ज्यादा पैसा रहेगा, जो कि मुझे लगता है कि ठीक भी है, क्योंकि केमिकल स्टॉक ऑलमोस्ट 50% से नीचे क्रैश हो गए हैं। केवल अगर मैं कुछ बड़े बड़े कंपनीज को छोड़ दें, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर SRF को छोड़ दें, तो वहाँ पर थोड़ा सा ये नीचे आया है। और अदरवाइज काफ़ी कैमकोन स्पेशलिटी केमिकल्स हो गया, ये काफ़ी सारे शेयर्स ना ऑलमोस्ट 50% टूट गए हैं। केमिकल्स हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, कंज्यूमर स्टेपल्स हो गया, मटेरियल, कैश होल्डिंग है ना, हेल्थ केयर, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, ये कुछ सेक्टर इन्होंने एक चीज आपने गौर किया, मेटल्स एंड माइनिंग को नहीं लिया है ना। टेक्सटाइल को हालांकि रखा है, कम्युनिकेशन को रखा है, इंश्योरेंस को रखा है इन्होंने, ठीक है। अब इसके साथ साथ चलिए कुछ शेयर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ से निफ्टी 50 में आपका पैसा इन्होंने 7.83% डाला है। अब लोगों का एक डाउट आएगा कि यार फंड तो स्मॉल कैप है, लेकिन इन्होंने निफ्टी 50 में क्यों डाला। मेरे मित्रों, आपको एक पता होना चाहिए, ये फंड मैनेजर की एक मैं मानूंगा कि क्वालिटी होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं स्मॉल कैप में यार ये तो पता होगा कि यार रिस्क तो होता है, क्योंकि अगर निफ्टी 1% से गिर जाता है नीचे, तो आप ये मान के चलो कि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं वो ऑलमोस्ट को 50-50, 60% तक गिर जाएं। पर वहीं लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वो 2 या 3% गिरते हैं केवल। तो यही रीजन है कि इन्होंने निफ्टी 50 के स्टॉक्स को भी डाला कि कल खुदा ना करे कुछ खुदाई हो गई, कल खुदा ना करे कुछ खुदाई हो गई स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपका पूरा पैसा बिल्कुल पानी की तरफ बह ना जाए। इस वजह से इन्होंने काफी सेफ खेला है कि एटलीस्ट 7.83% निफ्टी 50 के अंदर डालूं, ताकि एटलीस्ट इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता रहे और रिस्क को थोड़ा सा कंप्रेस किया जाए। अदर्स में कुछ पैसा इन्होंने डाल के रखा हुआ है, डेफिनेटली ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। ब्लू स्टार, त्रिवेणी टर्बाइन, कार्बोरंडम, कल्पतरू पावर, एलगी इक्विपमेंट, साथ ही साथ वी गार्ड इंडस्ट्रीज, टीटीके प्रेस्टीज और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, वेदांत फैशन, लेमन ट्री होटल्स। एटलीस्ट होटल इंडस्ट्रीज पे आपको इस समय जो ये साल है, होटल इंडस्ट्रीज के जो भी स्टॉक्स है, चाहे वो इंडियन होटल हो, लेमन ट्री हो, ओरिएंटल होटल हो, है ना, तो ये होटल इंडस्ट्री पे एटलीस्ट अडवाणी होटल हो, इन होटल इंडस्ट्रीज पे आपके जो स्टॉक्स हैं इन पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट अब हम लोग कंप्लीट तरीके से प्री कोविड लेवल पर आ चुके हैं। कुछ अगर मैं स्टेट्स को छोड़ दूं, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं गुड़गांव को छोड़ दूं, अगर मैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन स्टेट्स का तो नाम आता ही आता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। पर अदरवाइज मैं बात करूं तो देखिए कोविड के केसेस काफी हद तक हम लोग पीछे जा चुके हैं, कोविड को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं कोविड को। तो क्या होगा, अब होटल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट अब प्री कोविड लेवल पे आ जाएगी 2023-24 के अंदर। तो होटल इंडस्ट्रीज वापस से रिवाइव करेगी, और जब रिवाइव करेगी तो एटलीस्ट ऐसा लगता है कि इस बार होटल इंडस्ट्री कुछ बड़ा करेगी, क्योंकि लोग बाहर घूमने भी जा रहे हैं, लोग बाहर प्लान भी कर रहे हैं। अब लोग घर में कम रुकते हैं, बाहर जाना ज्यादा पसंद करते हैं, एटलीस्ट चाहे वो खाने के माध्यम से ही क्यों ना जाए या पार्टी बाहर करे जाके। तो इस तरीके का कुछ आपका नजरिया हो सकता है। अगर होटल इंडस्ट्रीज कुछ अच्छा किया तो डेफिनेटली आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। तो लेमन ट्री होटल हो गया, पीवीआर हो गया, चैलेट होटल हो गया, टिमकेन इंडिया हो गया, ईसैब हो गया, शीला फोम हो गया, ग्लोबल हेल्थ हो गया, सिटी यूनियन बैंक हो गया। यहाँ पर आपका पैसा पड़ता है एसबीआई स्मॉल कैप का, है ना। सिटी यूनियन बैंक हो गया, फाइन ऑर्गेनिक, वेस्ट लाइफ फूडवर्क एंड नवीन फ्लोरिन, वेस्ट लाइफ हो गया, नवीन फ्लोरिन हो गया, राज रतन ग्लोबल वायर हो गया, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट हो गया, ग्रिंडवेल नॉर्टन हो गया, कैथोलिक सीरियन बैंक हो गया, वेबको इंडिया हो गया, आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एसजेवीएन, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आर्कियान केमिकल, हेडसन एग्रो, सीएमएस इन्फो सिस्टम्स। ये सीएमएस वाला तो अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, अभी रिसेंटली कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया था।
इसके साथ साथ हॉकिंस कुकर हो गया, वीएसटी इंडस्ट्रीज हो गया, केएनआर कंस्ट्रक्शन, डोडला डेयरी, रत्नामणि मेटल्स, ये रत्नामणि मेटल्स, ब्रिगेड एंटरप्राइज, वी मार्ट रिटेल, गो फैशन, स्टार सीमेंट, रिलैक्सो फुटवियर, कैम्प्लास सामार, रोसारी बायोटेक, नोवोको स्टार्स, दिवीज लेबोरेटरी, जीईटीएनडी, इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया एक अच्छा शेयर है, हालांकि डिविडेंड के माध्यम से आपको लेना चाहिए, पर 52 भी एक लो पर है क्योंकि काफी सारा स्टेक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड करते हैं इस कंपनी के अंदर। तो ये कंपनी इंजीनियर्स इंडिया भी कुछ आने वाले समय में अगर बड़ा करती है या ना करे, फिलहाल तो डिविडेंड इनकम तो आ ही रही है यार। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, ये कुछ सारे शेयर्स हो गए जहां पर आपका पैसा रहेगा। इसी के साथ साथ अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप की बात करूंगा तो ये भी एक अच्छा फंड हाउस है। अगर आप इसका इंडेप्थ एनालिसिस चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप विजिट कर सकते हैं और हर म्यूचुअल फंड का इंडेप्थ एनालिसिस आपको मिल जाएगा। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये भी एक अच्छा फंड हाउस है। इसके साथ साथ कैनरा रुबेको भी स्मॉल कैप कैटेगरी में एक अच्छा म्यूचुअल फंड है। अब आइए असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात कर लेते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड की टोटल असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करते हैं। और देखो मेरे भाइयों कि 31 मार्च 2023 के बाद की अगर मैं बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने फाइनली इस टोटल असेट मैनेजमेंट कंपनी का 7 लाख करोड़ का AUM यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि इन्वेस्टर्स का पैसा इस म्यूचुअल फंड के अंदर इतना सारा गया 7 लाख का। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे अब वो दिन दूर नहीं जब ये म्यूचुअल फंड 10 लाख के AUM को भी पार कर ले जाएगा। टोटल 137 स्कीम को ये मैनेज करते हैं। फिलहाल अगर मैं एक्सिस की बात करूंगा तो शायद अगर मुझे ठीक से याद है तो 199 स्कीम को एक्सिस असेट मैनेजमेंट कंपनी 199 स्कीम को मैनेज करती है और ये फिलहाल 137 स्कीम को मैनेज करते हैं। हाँ यार, स्कीम कम रखो, रिटर्न अच्छा दो और बस क्या चाहिए यार, इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए और आपको पैसा चाहिए, बस खत्म काम। दोनों अगर ठीक से बार्गेनिंग हो जाए तो बढ़िया रिटर्न मिले, बढ़िया आपको AUM मिले। तो इसी के साथ साथ मेरे मित्रों चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर लेना। कल फिर मिलेंगे आपके साथ सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।